सो बाइनोमियल थ्योरम करता क्या है ना, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे कई बार आपको ना ऐसे मिल जाएगा नंबर, इसका पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है। 999 का पावर 5, और इसका इवैल्यूएशन करना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाए तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 999 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और एक 5 बार, है ना। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई, एनीवे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, लेकिन फिर ये दो ग्रुप जो बन रहे हैं, जो स्क्वायरिंग हो रहा है, ये स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आपस में होगा, फिर इसमें 999 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस चीज को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे और लिखेंगे इसको 1000 -1, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो क्या होता है। आप लोग को अभी पता नहीं है कि हम लोग किस तरीके से इसका इवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन मैं इसका इवैल्यूएशन, देखो अगर मैं बाइनोमियल जानता हूं तो मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। 10 की क्यूब लिख सकता हूं ना मैं, 1000 को, इसकी पावर 5 लगा दो, -5 इंटू 4 लगा दो, 10 इंटू क्यूब लगा दो, स्क्वायर लगा दो, माइनस प्लस माइनस, सिंगल पावर प्लस में आ जाएगा, ये दोबारा 10 होगा, ठीक है। ये 10 होता है, फिर यहाँ पे 5 आएगा, और फिर यहाँ पे -1 आएगा। अब देखो इसको इवेल्युएट करना कितना थोड़ा आसान हो रहा है। ये इसको क्या लिखोगा, 10 की पावर 15 लिखोगे, माइनस, इनको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 12, इनको क्या लिखोगे, 10 की पावर 10 हो गया टोटल मिला करके, और ये सर आपका, फर्स्ट स्टेप ने हाँ अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि देखो बाइनोमियल में किस तरह से सिंपल हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करने में ना हेडेक लग रहा होगा कि 999 कितना मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं है ना करना, बस मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये 10 की पावर 7 हो जाएगा, पावर में हम लोग खेलना शुरू कर दिए, 10 की पावर क्यूब और -1। सो अब देखो यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद ना मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, कुछ कॉमन करना होगा, और हम लोग वहां से इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। खैर इस तरह का नंबर आपको ना ओलंपियाड वगैरह में ही मिलता है, और ऐसे कहीं पर मिलता नहीं है। तो यहाँ पे एक पैटर्न को मैंने लिखा है, ये पैटर्न आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे, ये पैटर्न मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यही पैटर्न हम लोग को ना इस चैप्टर में समझना है कि ये किस पैटर्न पर लिखा जाता है, समझ गए। तो हम लोग इसी पैटर्न को समझने जा रहे हैं, और ये जो पैटर्न होगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। सो व्हाट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल है क्या, दो टर्म का समेशन और डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या है, दो टर्म का समेशन एंड डिफरेंस। और ट्राइनोमियल, तीन तीन टर्म्स का समेशन एंड डिफरेंस। डिफरेंस, राइट, ओके।
ये मेरा बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है या मतलब पॉलिनोमियल हम इसको कहेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल, ये आपका बाइनोमियल हो गया। अगर हम ax प्लस b प्लस वाई लिख दे फिर ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल हो गया, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग पहचानते हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब जैसे आप बाइनोमियल आपको क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बाइनोमियल पर ही कुछ पावर लगाते हैं। कई सारे, मतलब एक कॉमन बाइनोमियल जो आप लोग जानते हो वो a प्लस बी है, ठीक है। a प्लस बी, इसकी होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं ना, तो आप बहुत आसानी से बता देते हो। क्या लिखते हो? A square plus B स्क्वायर plus प्लस 2ab। अगर a प्लस बी का होल क्यूब मैं लिखता हूं, फिर भी आप बहुत आसानी से बता दोगे ना, बोलो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। Am I right? यस सर। Yes, sir. अगर a प्लस बी का होल पावर 4 पूछा जाए, फिर मल्टीप्लाई into A plus B. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि इनके फार्मूले हम पहले से क्रैम अप कर चुके, रट चुके हैं, है ना। तो ये हमें याद रहते हैं। लेकिन अगर a प्लस बी की पावर 4 लगाई जाए, तो शायद मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो अगर हम 4 का लिख देंगे, तो फिर मैं पूछूंगा कि 5 का क्या लिखोगे। सो तो उसे ब्रेकअप करना पड़ेगा फिर, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, दैट्स नॉट एंडिंग, राइट। वो चलता रहेगा कि आगे का क्या लिखेंगे, पीछे का क्या लिखेंगे, वैसे करते जाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे ना, एक फार्मूला लिखेंगे, उसी को थ्योरम हम लोग कहते हैं। फार्मूला ये है कि a प्लस बी की होल पावर, ये जो 2 3 4 ये सब है ना, इसकी जगह पर मैं एक नेचुरल नंबर n लगा रहा हूँ पावर में, ठीक है। इस नेचुरल नंबर n पावर में है, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है, इसी ये फार्मूला ही बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले ही हड़बड़ाना नहीं है, समझ गए। थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है ये। फैक्टोरियल वगैरह आप लोग जानते हो? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़े हो? यस सर। Yes, sir. Yes, पिछला sir. वही topic. वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या लिखना है, NC0 लिखना है, और a की पावर आपको मैक्सिमम लगा देनी है n। उसके बाद n चूज 1, a की पावर n माइनस 1 टाइम्स b की पावर 1। n चूज 2, a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। और इस तरीके से एक हम डॉट 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 लगा रहे हैं, एक बीच का टर्म लिख रहे हैं, NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, डॉट डॉट डॉट। सेकेंड लास्ट टर्म में लिख रहा हूं, NC n माइनस 1, a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1। एंड लास्ट टर्म लिख रहा हूं, NCn a की पावर 0 विच इज 1 और b की पावर n। इतना बड़ा फार्मूला है ये। इसी फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। Sir, R means एक कौन से भी टर्म ना? हाँ, वेर यहाँ पे r को अगर डिस्क्राइब करना है ना, तो मैं लिखूंगा कि r इज अ नंबर, है ना, लेस देन n, और यहाँ पे आपका 0। r का ये एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। वैसे यहाँ पे r लिखना नहीं चाहिए बीच में, हम लोग को ये टर्म ओमिट करके ना डायरेक्टली एंडिंग पार्ट पे जाना चाहिए, समझ गए। सो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में घेर रहा हूँ। अब इस फार्मूला में आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको अननोन लग रही है, आप बता सकते हो, ठीक है। NC0 आप लोग जानते हो? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir.
सो NC0 जानते हो, NCR जानते हो, फिर इसमें अननोन वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसी फार्मूला के बेसिस पर a प्लस बी होल पावर 4 को एक्सपेंड करना चाहे, a प्लस बी होल पावर 4 की एक्सपेंशन हम लिखनी चाहे, तो क्या लिखेंगे? 4C0 a की पावर 4 ना, 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 विच इज 3 एंड b की पावर 1, 4C2 a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर, 4C3 a टाइम्स b क्यूब एंड 4C4 b की पावर 4 विच इज लास्ट टर्म। सो यहाँ पे अगर ये एक्सपेंशन देखते हैं तो ये मोर क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि एंडिंग और स्टार्टिंग सब कुछ समझ में आ रहा है और बीच में क्या क्या होंगे सब दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए a का पावर इंडेक्स ऑफ a इज डिक्रीजिंग, a का इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, b का इंडेक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज कर रहा है ना। देखो यहाँ पे Increase कर 0 रहा है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो ये इंक्रीज कर रहा है। और भी इसमें कुछ देखने वाली बात है, ऐसा तो कुछ देखने वाली बात नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, इस राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स है? कम। नंबर ऑफ टर्म्स ऑन RHS कितने टर्म्स है? दो 2 टर्म्स। 5। 5 टर्म्स है। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, हाँ सर 5 ये आपका सेकंड टर्म है। वेरी गुड, 5 जिनको जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छा है। ये T3 है, ये आपका T4 है, और ये आपका लास्ट टर्म जो 5वां टर्म है। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स ऑन RHS इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो ये हमने 4 पावर लगाया, उसके लिए हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है और सेकंड ऑब्जर्वेशन है ये वैलिड है हर जगह पे। ठीक है ना, a का पावर हमेशा क्या होगा? डिक्रीज करना होगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल का, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज करती रहेगी। पावर ऑफ फर्स्ट टर्म should decrease, लास्ट टर्म शुड इंक्रीज। हाँ, और जो सेकंड टर्म होगा उसकी पावर इंक्रीज करेगी। सर ये हमेशा होगा क्या? यही तो थ्योरम है ना, इसीलिए तो इसको थ्योरम कहा गया। इसी थ्योरम को फॉलो करना है, इसी पाथ पे चलना है, समझे? इसमें चेंजेस करोगे तो गलतियां हो सकती है। सर इसका मतलब प्रूफ कैसे करना है अभी फिर फॉर्मूला? इसका प्रूफ यस सर, तो मतलब ये ऐसे एन मतलब परमुटेशन से हमने इसे कैसे prove चलो किया? देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसका प्रूफ करते हैं। अभी इतना तक समझ में आ गया ना? यस सर, इतना समझ गए। यस सर। ठीक है, आइए देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। a प्लस बी होल पावर n, और n हमने नेचुरल नंबर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स आपको मिलेंगे? a प्लस बी का कितना फैक्टर मिलेगा? मतलब हाउ मेनी ब्रैकेट्स विल यू गेट?
till n times. till n टिल एन N. एन फैक्टर्स मिलेंगे, हाँ सर। एन फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आप लोग समझते हो ना, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन Yes. कैसे करते हैं? जैसे अगर रफ में हम सिंपली a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक टर्म यहाँ का और दूसरा टर्म मतलब एक और टर्म दूसरे ब्रैकेट से लेते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर। फिर हम एक टर्म यहाँ का लेते हैं, फिर दूसरा टर्म यहाँ से ले लेते हैं, ये बन गया ए बी। और फिर यहाँ से हमने क्या लिया, एक टर्म लिया और यहाँ से एक टर्म लिया, तो ये बन गया बी ए, और फिर बी स्क्वायर, और फिर इसको मिला दिया हमने, बोला कि ये आइडेंटिकल चीज है। सो ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ए और बी स्क्वायर, इस तरीके से ये मिलता है, ठीक है। ये सेम प्रोसीजर को ना यहाँ पे भी अप्लाई करना है हम लोग को, समझ गए? अब देखो किस तरीके से काम करेंगे हम लोग। ए की पावर एन, मैक्सिमम पावर ए का क्या मिलेगा, अगर हर एक फैक्टर से ए हम पिकअप करें, अगर हम हर एक फैक्टर से ए पिकअप करें तो मैक्सिमम पावर मिल जाएगा ए का, मिलेगा ना, a to the power n. ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक फैक्टर से ए सेलेक्ट करना है। सो कितने ए हैं टोटल, एन एज है ना, एन फैक्टर्स है, यस। एन में से एन फैक्टर में से ए सेलेक्ट करना, तो हम क्या लिखेंगे, एन सी एन तरीके से हम लोग, मतलब हर एक फैक्टर से हम ए ले रहे हैं, एन सी एन, एन चूज एन, आउट ऑफ एन ब्रैकेट वी आर सेलेक्टिंग एवरी ब्रैकेट फॉर ए, we are selecting every bracket for a and we are getting in return a की पावर n, ठीक है। इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करके इसका एक्सप्लेनेशन में नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम ऑल ब्रैकेट्स we are selecting a, सर मतलब सभी जगह से हम लोग एक यूनिट से चूज करेंगे तो इन में से इन ब्रैकेट में से ए सेलेक्ट कर लिया हमने, मतलब फर्स्ट टर्म को सेलेक्ट किया। अब देखो सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे ही सेकंड टर्म लिखेंगे क्लैरिटी शुरू हो जाएगी। जो एक ए की पावर एन तो हमने कलेक्ट कर लिया, जितने तरीके से ए की पावर एन बना सकते थे वो सारे तरीके हमने लिख दिया। अब देखो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या ना, ए का पावर एन माइनस 1 टाइम्स बी, ये कितने तरीके से टर्म बन सकता है। यहाँ पे देखो ये कितने तरीके से बन रहा था, 2 तरीके से बन रहा था ना, ए बी और बी ए। यहाँ पे कितने तरीके से बना सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि आउट ऑफ एन ब्रैकेट्स n minus 1 bracket will supply a, n minus 1 brackets out of n bracket will supply a। so इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनो, out of n brackets any n minus 1 brackets will fetch a and remaining 1 bracket will give you fetch b। समझ गए? सो n ब्रैकेट में से कोई भी n माइनस 1 ब्रैकेट का ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। वहां से क्या मिलेगा, हम लोग को a मिलेगा, और बाकी जो ब्रैकेट बच गया वहां से हमें b मिलेगा। सो n में से n माइनस 1 सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज होता है वो कितना होता है, n में से n ऑब्जेक्ट में से n माइनस 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज कितना होता है, NC1 number of ways to select n object, n minus 1 object
from given set of n ऑब्जेक्ट। क्या होता है NC n चूज n माइनस वन। जो NCR आप लिखते हो क्या होता है? NCR क्या समझाया गया आपको? यही सर, NC choosing and R out n of factor. नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ना। yes सर, Yes, ठीक sir. है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि n ब्रैकेट्स में से कोई भी n माइनस वन ब्रैकेट से A आएगा और बाकी से B आ जाएगा। सो उस सिलेक्शन के तरीका क्या लिखेंगे? NC n माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाता है। और लास्ट टर्म क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कि n में से किसी भी ब्रैकेट से A लेना नहीं है, सो विच इज NC 0, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और यहाँ पे हर एक जगह से B लेनी है, सो B की पावर n हो जाएगी। तो इस तरह से ये मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अब ऊपर देखोगे कि मैं 4C 0 लिखा हूं, यहाँ पे 4C 1 लिखा हूं, इस स्ट्रक्चर में लिखा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर का भी तो फार्मूला आप लोग जानते हो, yes सर, जानते हो ना। और ये फार्मूला जैसे ही अप्लाई कर दोगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली ये NC 0 है और A की पावर n, NC 1 A की पावर n माइनस वन टाइम्स B एंड सो ऑन टिल NC n B की पावर n। समझ गए? तो इसी स्ट्रक्चर, इसी तरीके से हम लोग इसको PNC लगा करके प्रूफ करते हैं कि हम लोग ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिन जिन ब्रैकेट से हमें A लेने उनको सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो काफी बड़ा है ना, मैं छोटा एक स्ट्रक्चर 5 पावर लेकर के आपको समझाता हूँ। वैसे प्रूफ आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ गए? yes सर, प्रूफ आप लोग को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग को ये समझना कि बाइनोमियल कैसे एक्सपैंड करना है सिर्फ। जैसे अगर a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी 5 पावर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम हर एक ब्रैकेट को, यहाँ पे कितने ब्रैकेट है? 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट 5 एंड 5। 5 में से पांचों में से A हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से भी A आएगा, यहाँ से A, यहाँ से ये, यहाँ से, यहाँ से। तो ये कितना हो गया? A का पावर 5 हो गया। अब देखो 5 में से कोई 4 ब्रैकेट आप सेलेक्ट कर लो, 5 में से कोई 4 सेलेक्ट कर लो, मैं उनको मार्क कर रहा हूं। ये मेरे 4 ब्रैकेट हैं जिनमें से मैं A लूंगा और ये जो रिमेनिंग ब्रैकेट है इनमें से मैं B लूंगा। ठीक है, उल्टे सेंस में मैं क्या कर सकता हूं कि किसी एक ब्रैकेट से मैं B लूंगा और बाकी ब्रैकेट से मैं A लूंगा। तो B में जब यहां से लूंगा तो A कहां से लेना होगा? मेरा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से। अगर मैं B फर्स्ट ब्रैकेट से लूंगा तो A मैं कहां से लूंगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से। तो ये ऐसा काम कितने तरीके से होगा? 5 वेज होगा ना। कोई एक ब्रैकेट सेलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ? 5 वेज हुआ। तो हम लोग कि यहाँ पे 5 टाइम्स आ जाएगा और यहाँ से B हमको लेना, बाकी से A लेना। सो A का पावर 4 और B हो जाएगा ये। अब कोई भी दो ब्रैकेट से हम लोग को B सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड से B सेलेक्ट कर रहा हूं, बाकी तीनों से A सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ऐसा बताओ 5 में से कोई 2 ब्रैकेट भी हो सकता है ना। तो 5 में से 2 ब्रैकेट का तरीका क्या? 5C2, उसमें से B सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये B स्क्वायर हो गया, बाकी से आपने A ले लिया। और इसी तरीके से 5C3 A की पावर 2 B क्यूब हो गया, और 5C4 A B की पावर 4 और 5C5 B की पावर 5। वहां समझ में आई किस तरह से एक्सपैंड किया गया इनको? Yes, sir. ठीक है,
वैसे ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, चाहे आप इसको एक्सपेंशन के थ्रू, एक्सपेंशन का लॉजिक के थ्रू याद करो या फिर डायरेक्टली याद करो, वैसे कोई मैटर नहीं करता, आपको इसको एक्सपैंड करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक एक्सपेंशन बताओ। 1 + x की पावर 6 का क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म? 1 to the power 6. 1 की पावर 6। नेक्स्ट टर्म देखो, ऑर्डर में लिखना समझो, वैसे जल्दी होगा। 5x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 से 0 टाइम्स 1 की पावर 6, राइट। उसके बाद लिखो 6 से 1, तो यहाँ पे 1 आया, 1 का पावर रिड्यूस कर दो, x का पावर 1 ले लो, ये 1 होगा तो ये 5 होगा। नेक्स्ट 6 से 2, x स्क्वायर, 1 की पावर रिमेनिंग। 6 से 3, x क्यूब, 1 की पावर रिमेनिंग। 6 से 4, x की पावर 4, 1 की पावर रिमेनिंग। 6 से 5, x की पावर 5, 1 की पावर रिमेनिंग। 6 से 6, एवरी पावर गोज टू x। इस तरह से ना आपका हाथ फटाफट चलना चाहिए। अगर इसमें रुकावट आती है तो इसका मतलब आप बाइनोमियल को जो पार्ट याद करना है वो पार्ट आप याद नहीं कर रहे हो। कम से कम थ्योरम आपको याद होना चाहिए ना, ताकि आपका हाथ फटाफट चले, रुकना नहीं चाहिए। समझ गए? कम से कम यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए। Yes, अब sir. इसके बाद रुक जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए। सो मैं एक एक्सपेंशन आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करो, है ना। सर ये एक्सपेंशन हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री में ना यस सर। कहीं पर भी लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ भी ए भी आ जाए, जो रहे सबके साथ लगाया जा सकता है। सो 1 - 2x होल पावर 5। आप लोग 2 मिनट लीजिए, एक्सपाइंड करिए, और हो जाए तो डन लिख दीजिए। सर ऐसा माइनस का सिंबल है तो ऐसे ऑल्टरनेट में माइनस आएगा। बिल्कुल, इसको इसमें प्लस में कन्वर्ट कर b का लीजिए। पावर इवन होगा तब ना। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से इसको हम कंसीडर करेंगे। 1 + -2x होल पावर 5। इसका मतलब a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया? -2x। -2x. और अब एक्सपेंड कर लो इसको। सर हो गया ना? तो क्या लिखेंगे? 5c। Done, sir. पहला तो टर्म 1 है, दूसरा टर्म 5c1 2x रिमेनिंग पावर 1, 5c2 2x की होल स्क्वायर रिमेनिंग पावर 1। सर हाँ बोलो। सर इसको माइनस में नहीं लिखा तो चलेगा, क्योंकि मैंने मतलब -2x करके टर्म में लिख दिया हाँ उसे। यहाँ पे हाँ प्लस, यहाँ पे प्लस लिखोगे ना तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा।
हाँ तो वो वैसे लिखा है सर मैंने, तो वैसे चलेगा। वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं उसको एक स्टेप आगे करके लिख रहा हूँ, मैं भी वैसे ही ओके। देता हूँ, ठीक है, दैट इज मोर करेक्ट। फाइव सी फोर माइनस 2x की पावर 4, 5c5 माइनस 2x की पावर 5। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 5c0 की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू आपको ना फटाफट कैलकुलेट होना चाहिए। 5c1 की वैल्यू 5 होती है और 5 में मल्टीप्लाई होगा -2, सो 5 इंटू -2 कितना हो गया, -10 हो गया। -10. उसके बाद 5c2 की वैल्यू 10 होती है और 10 में मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये हो गया 40x²। और ये 5c3 की वैल्यू 10 होती है और इसमें मल्टीप्लाई होगा -8, सो ये हो जाएगा -80x⁻3। 5c4 की वैल्यू होती है 5 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 16, इसका मतलब 5 इंटू 16 अगेन 80 हो गया, तो ये हो गया 80x⁻4। और 5c5 की वैल्यू 1 होती है और -2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, तो ये हो गया आपका 32x�5। सो दिस इज कंप्लीट एक्सपेंशन। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. यस। अब देखो, जैसे ही आप एक्सपैंड कर रहे हो, अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो जनरल टर्म लिखना होगा या फिर rth टर्म। rth टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आपका बाइनोमियल a प्लस बी है, इस पे इंडेक्स n लगाया गया, ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस बाइनोमियल का ना rth टर्म tr क्या होगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। देखो rth टर्म अगर लिखना है तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे और काउंटिंग कर लेंगे कि rth पोजीशन पर कौन सा आ रहा है, ठीक है। सो इसका एक्सपेंशन अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन हम लोग nc0 लिखेंगे और a की पावर n लिखेंगे, राइट, पहला टर्म। दूसरा टर्म nc1 a की पावर n-1 और b हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। ये आपका t1 है, ये आपका t2 है, t3 क्या लिखोगे बताओ, t3 NC2 A n-2. n-2, वेरी गुड, b, है ना। तो ये आपका t3 हो गया। तो अगर मैं पूछता हूं कि सबस्क्रिप्ट का वैल्यू अगर r हो जाए तब फिर इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, देखो रिलेट करके पहचानो क्या लिखना चाहिए। देखो a के लिए n to the n, a के लिए n माइनस r और b के लिए होगा r। n-r a के लिए सबसे पहले हाँ। c के नीचे क्या लिखना है ना सबस्क्रिप्ट में, ये पहचानो, r tr। 1 में क्या है, r माइनस 1। r-1, वेरी गुड। तो ये r-1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखो, जो सबस्क्रिप्ट है आपका वही पावर है b का। देखो यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b का पावर कितना, r-1, ठीक है, और a का पावर रिमेनिंग चला जाएगा। सो टोटल पावर कितना है जरा से देखो तो, हर जगह पे a और b का पावर को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, n-2 + 2 N. n, n-1 + 1 n, N. and n. So total power is n. So remaining power goes to a. Hence, a will have power equal to what? एंड N. n or less than n.
total power should be equal to n. It's not that a will have सर n plus r minus है, n minus r n minus r plus 1. plus 1. वेरी नाइस, बहुत समझ में आई। क्या है ये, हम लोग क्या कर रहे हैं, टीआर लिख रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन ही हमें बता रहा कि rth पोजीशन का टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म जो है मेरा उसमें 0 लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, सेकंड टर्म में सबस्क्रिप्ट में 1 लगा हुआ है, और थर्ड टर्म में आपका 2 लगा हुआ, मतलब एक कम है ना, टर्म नंबर से 1 कम है सबस्क्रिप्ट का वैल्यू। तो यहाँ पे r है ना, rth पोजीशन का टर्म में सबस्क्रिप्ट का वैल्यू कितना आएगा, r माइनस 1 आएगा, ठीक है। और जितना सबस्क्रिप्ट है मेरा वही पावर हो जाता है b का, तो b का पावर r माइनस 1 और a का पावर क्या होगा, रिमेनिंग हो जाएगा। आउट ऑफ n जितना पावर बच गया वो a के पास चला जाएगा। सो यहाँ पे ऑब्जर्व ये भी करना था कि a और b का जो हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे ना, वहां पे एक ऑब्जर्वेशन ये भी लिखा जा सकता था कि a और b का पावर कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ऑलवेज वो कांस्टेंट है और वो इंडेक्स के बराबर है, n के इक्वल है। तो ये मेरा क्या हो गया, rth टर्म हो गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा आपको ना, फोर्थ टर्म बताना है, फिफ्थ टर्म बताना है, सिक्स्थ टर्म बताना है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। राइट T5 of 2 plus x की पावर 10, ठीक है। इसका फिफ्थ टर्म लिखना है। इसका फिफ्थ टर्म हम क्या लिखेंगे, r का वैल्यू कितना है, 5 है ना, Yes, sir. Yes. तब क्या लिखोगे आप, 10c, इंडेक्स जो है वो ऊपर में जाता है, 10c। यहाँ पे क्या लिखना था, r माइनस 1 ना, 4. तो 4 लिखना होगा, 4 लिख दिए। अब 4 आ गया तो ये 4 पावर किसके पास जाएगा, सेकंड टर्म के पास जाएगा। सो x की पावर 4 लिखेंगे, रिमेनिंग पावर कितना है, 2 के पास चला जाएगा। कितना पावर 2 के पास होगा, 2 के पास कितना पावर जाएगा, होगा 6 ना, और b के पास 6. 6 होगा है ना, 2 के पास 6 जाएगा और x के पास 4 जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, ये मेरा T5 हो गया, समझ गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिखता हूं कि मुझे T7 चाहिए, तो T7 क्या लिखोगे आप, 10c 6 multiplied 6. वेरी गुड, 2 to the power 4 multiplied by वेरी गुड, और x की पावर x की पावर 6। 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा है ना, इस तरीके से हम लोग लिखा करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मैं लिखने जा रहा हूं, उसको समझना आप लोग और कोशिश करो रिप्लाई करने का। Which term of x plus 1 by x whole power 10 is constant? इसके एक्सपेंशन में वो कौन सा टर्म होगा जो कांस्टेंट होगा, आप लोग पहले फाइंड करो। सर 6th टर्म। 6th टर्म, क्या आपको पूरा बाइनोमियल लिखने की जरूरत पड़ी, नहीं सर,
गेसिंग से हो गया है ना, बहुत अच्छा। नहीं सर, फिर गेसिंग नहीं सर। n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू आर माइनस वन जब होगा तब होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग टीआर लिखते हैं, ठीक है। टीआर का एक्सप्रेशन क्या होगा, 10c r-1 और x की पावर 10 माइनस आर प्लस 1 और 1/x की पावर कितना हो जाएगा, r-1। तो ओवरऑल x की पावर क्या है, टीआर में ओवरऑल x की पावर कितनी बन रही है, जरा देखो आप। 10 प्लस 1 माइनस आर, 10 10 प्लस बन 1 माइनस आर इंटू एक्स की पावर 1 माइनस आर। सो यहाँ पे आप देखो ये x की पावर ना 10c r-1 x की पावर 12 माइनस 2r हो गया। हुआ, हम लोग को क्या कर रहा, विच टर्म इज कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा ना, इस टर्म को कांस्टेंट बनाने के लिए पावर को जीरो क्लेम करूंगा। जब तक पावर जीरो नहीं होगा ये टर्म कांस्टेंट होगा क्या, नहीं सर। नहीं, है ना। इफ tr is constant then power 12 minus 2r must be equal to 0, that means r equal to 6। तो मेरा छठा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक और मैं लिखता हूं, which term of x square plus 1/x whole power 12 is constant। सर r इज इक्वल टू 9। नाइन्थ टर्म कांस्टेंट आ रहा, यस सर। वेरी गुड। सर मेरी नाइन्थ टर्म करेक्ट है, एट्थ नहीं होगा, नाइन्थ होगा। सो अगेन हम क्या कहेंगे, टीआर, टीआर लिखना होगा 12c r-1 और x का पावर बेसिकली 1/x का पावर कितना r-1 और रिमेनिंग पावर किसके पास है, एक्स स्क्वायर के पास है, और ये हो जाएगा 12 माइनस आर प्लस 1। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल रहा है 12c r-1 और x 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये 13 मतलब 26 माइनस 2r हो गया। और यहाँ पे x का पावर कितना हो रहा था, 1 माइनस आर हो रहा था। सो ओवरऑल टीआर के पास पावर कितना हो रहा है,
टीआर के पास पावर हो रहा है 27 माइनस 3 -3r, और हम लोग को क्या 3r करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा ना, yes sir. और ये जैसे ही जीरो होगा r का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 9 मिल गया। इसका 9th टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस तरह का आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। कई बार कांस्टेंट नहीं लिखेगा, कई बार लिखता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये कांस्टेंट को के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इस तरह से कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको कांस्टेंट पूछा है। छठा टर्म सातवां, हाँ बोलो। सर अब इस क्वेश्चन में आपने x की जो मतलब x एज्यूम किया है, तो उसकी जगह पर अगर कोई नंबर एज्यूम करते तो भी कांस्टेंट आ सकता है क्या? नंबर अगर हम एज्यूम करेंगे तो दोनों जगह पर अगर नंबर रखोगे तो हर टर्म कांस्टेंट ही होगा, हर एक टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हम पहला जो एग्जांपल लिए थे 999 की पावर 5, उसमें हमने 1000 - 1 लिखा था, तो कोई भी टर्म आप देखोगे ना तो उसमें वेरिएबल है ही नहीं, नहीं ना है। हाँ सर। यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं कांस्टेंट आपसे पूछ रहा हूँ कि फिर भी ये कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। मिलना चाहिए था वेरिएबल, लेकिन एक टर्म क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे उस कांस्टेंट वर्ड का ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। जहाँ पे हर लोग के पास कांस्टेंट ही सब कुछ है, तो वहां पे कांस्टेंट का मतलब मीनिंग बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। उसका कोई बेसिकली मैं तो मीनिंग नहीं समझता हूँ। सबके पास अगर इक्वल चीजें हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, show that नाइन की पावर n+1 माइनस 18 - 9 is divisible by 64, where n is a positive integer. n क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कह रहा है ना कि 64 से डिविजिबल ही होगा। ऐसा सही बात है क्या? n का वैल्यू अगर हम 1 रख ले तो क्या ये 64 से डिविजिबल आ रहा है? देखो तो। नो सर। n का वैल्यू 1 रखने पे देखते हैं, चेक कर लेते हैं। आपका जवाब है नो, लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि ये 64 से डिविजिबल होगा और शो भी करने का रहा, ये सर 64 से सर हो जाएगा, सॉरी 64 ही है। डिविजिबल है वो, हो रहा हो जाएगा वो 64 ये ही 10 है आंसर ना, आता है। ओके हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। और n का वैल्यू अगर मैं 2 आपको रखने बोलूं तो भी ठीक आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि n का वैल्यू 10 रखो और फिर बताओ कि 64 से डिविजिबल है, तो फिर आप बोलोगे कि सर इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, बोलोगे ना कि 9 का Yes, पावर sir. कौन कैलकुलेट करने जाता है। सो यहाँ पे इसीलिए आपको क्या दिया गया कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम शो दैट दिस एक्सप्रेशन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 64। सो देखिए किस तरीके से हम काम करेंगे। कभी भी कोई भी चीज को डिविजिबिलिटी अगर शो करना 64 से डिविजिबिलिटी, तो वी विल ट्राई टू शो कि 9 की पावर n+1 माइनस 18 और प्लस -9 will be of the form
64 टाइम्स सम इंटीजर, यही शो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम क्लेम कर यस पाएंगे। सर, ठीक है, एक कांस्टेंट लेके करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइनोमियल हम कहाँ पे लगा सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए बोल रहा, देयर इज नो बाइनोमियल हियर। सर यहाँ लगा Yes, sir. सकते हैं कहाँ? ना, मैं 64 को 2 to the power 6 कर दिया और इनको भी सिंपल फॉर्म में लिख दिया, तब फिर हो सकता है ना। इसको लिख देंगे सर 2 to the इसकी power वजह 6। अगर 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9 को साथ में लेके 9 को बाहर ले लिया एक, हाँ तो हाँ, फिर 9 टू द पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी अप्रोच को फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसी को टारगेट करें, जिस पे इंडेक्स बहुत ज्यादा लार्ज है उसी पर ना बाइनोमियल ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस टर्म, फर्स्ट टर्म पे ना पावर काफी बड़ा है, n+1 पावर है, तो हम इसी पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो, नाइन की पावर n+1 को हम लिख सकते हैं 8+1 का होल पावर कितना हो जाएगा, n+1। n+1। अब आप बता सकते हो कि इसका एक्सपेंशन क्या लिखोगे, n+1 C0 8 का पावर n+1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n+1 C1 8 का पावर n। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n+1 C2 8 का पावर n-1 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा, n+1 C n प्लस 1 n, ये 8 के बराबर, और यहाँ पे n+1 C n+1, यही एक्सपेंशन होगा इसका। हाँ सर। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है ना, इन दोनों को आप इवेलुएट करो, देखो क्या मिलता है। अगर हम सेकेंड लास्ट टर्म की बात करें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, n+1 टाइम्स 8 मिल रहा है, राइट। अगर हम सेकेंड लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये n+1 टाइम्स 8 मिलेगा, और ये टर्म 1 के बराबर होगा, और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 8n+9 हो जाएगा, होगा। फैक्टोरियल वगैरह लगाने यस होगा। n+1 Cn का वैल्यू n+1 होगा, ठीक है। और इससे पहले का टर्म, इससे जस्ट पहले का टर्म अगर आप देखो, है ना, उसको मैं लिखा तो नहीं हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब उस टर्म को फोकस में लेता हूं। इससे जस्ट मतलब थर्ड लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम थर्ड लास्ट टर्म की बात करें, तो यहाँ पे जगह हमने बना ली है। बताओ इससे पहले कौन सा टर्म होगा, n+1 C n+1 n minus 1 8 square 8 स्क्वायर होगा ना। तो अब yes देखो, sir. अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को फॉलो करें तो यहाँ पे n जो है z+ है, मतलब n का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है ना, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 पे तो हम दिखा ही चुके हैं कि ये 64 से डिविजिबल है। अब हम 2 रखेंगे तो 2 के फार्मूला में देखो तो कितना आएगा, 8 का मैक्सिमम पावर 3 आएगा, ठीक है। तो वहां पे स्क्वायर वाला टर्म तो मिलेगा ही हमको। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि स्क्वायर वाले टर्म से पहले वाले टर्म तक इसको ना एक क्लब कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, और यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन कर लिए, विच इज 64। और यहाँ पे देखो n+1 C0, और यहाँ पे 8 का पावर कितना हो रहा है, n-1 हो रहा है, और इस तरह से ये चलेगा, और कहां तक जाएगा, n+1 Cn-1 तक जाएगा। और ये जो टर्म है आपका, इसको 8n+9 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना 8n+9, इसको LHS में लाएंगे,
और लिखेंगे 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is something equal to 64 times within bracket some natural number. लिख सकता हूं मैं? सर ये n+1 8 to n+8 times 8+1 कहाँ से आया? n प्लस 1 times 8+1 रेड से जो लिखा है आपने राइट साइड में। 8 की पावर n प्लस 1 ये टर्म बोल रहा हूँ ना सर वो रेड में लिखा आपने, रेड में राइट साइड। लास्ट सेकंड Last का term आपने जो कहाँ? किया था। ये जो सेकंड लास्ट टर्म का है ये वैल्यू इवेल्युएशन है, इसका वैल्यू ये कैलकुलेट किया गया। सो देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ n प्लस 1 सी n फैक्टोरियल में क्या लिखता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे जो नंबर है सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल और दोनों सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के डिफरेंस का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसा लिखूंगा मैं। यस सर। अब देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल है ऊपर में ओवरऑल और नीचे में क्या है n फैक्टोरियल है। क्या मिलेगा इसका सिंप्लीफिकेशन? n इसका सिंप्लीफिकेशन n+1 n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट एंड रिजल्टेंट इज n प्लस 1। सो n प्लस 1 रिजल्ट आ रहा है इसका और उसमें 8 मल्टीप्लाई हुआ तो n प्लस 1 इंटू 8 हुआ यस सर। यस सर। n प्लस 1 सी n प्लस 1 का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। 1 सो n इंटू 8 8n और 8 इंटू 1 8 प्लस 1 9 8n प्लस 9 और 8n प्लस 9 ही हमको फॉर्चुनेटली जो है लाना था। देखो उधर है ना क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है 8n प्लस 9 आप लाइए। सो 8n प्लस 9 हमको मिल गया और इस 8n प्लस 9 को हम LHS में ले गए और दिखा दिए 64 टाइम्स सम इंटीजर। ये मेरा इंटीजर का कुछ काम कर रहा है, यही k है मेरा। तो मैं क्या दिखा दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज 64 से डिविजिबल है। समझ गए? यस सर। हाँ फिर आप से लोग एक को बार बाइनोमियल का मॉड्यूल वगैरह मिला है? यस यस सर। सर। तो आप लोग बाइनोमियल उससे ट्राई करो। समझ गए? एक बार मॉड्यूल मेरे पास मॉड्यूल नहीं हाँ है सर। तो आप लोग बाइनोमियल ट्राई करो और एक बार गो थ्रू कर लेना मॉड्यूल को भी, हो सकता है उसमें कुछ। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर से, कौन सा पार्ट बेटा? ये जो सिंपलीफाई किया हो। हाँ सर यही। ये वाला? हाँ ठीक है। तो ये पहले तो फार्मूला से आप NCR के फार्मूला से लिख लोगे है ना, हाँ सर। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह पे n प्लस 1 है सो n प्लस 1 हमने लिख दिया और नीचे में देखो r है, r की जगह पे n है तो n फैक्टोरियल और रिमेनिंग वो में जो k की वैल्यू है वो कैसे है? k की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, इसके पास 8 स्क्वायर तो है ना, थर्ड लास्ट टर्म जो है इसके पास 8 स्क्वायर है और फोर्थ लास्ट टर्म जो होगा उसके पास 8 क्यूब होगा और इस तरीके से जितने भी टर्म होंगे सबके पास 8 स्क्वायर होगा ना एटलीस्ट। तो सबके पास 8 स्क्वायर होगा तो हम 8 स्क्वायर को ही तो 64 बोल रहे हैं। इसका मतलब हर एक टर्म के पास 64 कॉमन है। समझ गए? हर एक टर्म के पास 64 कॉमन है तो उसको कॉमन कर लिया हमने। समझ गए? और बाकी हाँ, चीज को ना ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। अब देखो ये एक इंटीजर होगा, ये मैं कैसे श्योर हूं कि ये इंटीजर ही होगा? तो आपको जब PNC बताया गया होगा ना तो NCR के बारे में ये बताए होंगे सर कि ये एक इंटीजर होता है। अगर नहीं बताए होंगे तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगा कि ये एक इंटीजर होता है। ये बात समझ में आती है कि NCR एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यस सर। है। क्या नंबर ऑफ वेज है ना, नंबर ऑफ वेज बेसिकली आप काउंटिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ वेज क्या होता है? नेचुरल नंबर ही तो होता है, ये नेचुरल नंबर है। समझ गए? तो इसीलिए इसको हमने k लिख दिया 64 टाइम्स k जहां पर क्या है इंटीजर हो गया। ठीक है तो इस लॉजिक से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में ये 64 से ऑलवेज डिविजिबल है। थैंक यू यहाँ सर। पे n का वैल्यू ना कुछ छोटा अमाउंट ले लेना 4 ले लेना और फिर लिख करके देखना
आपको समझ में आएगा और क्लियरिटी के साथ कि क्या चल रहा है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो आज इतना ही है। आप लोग बाइनोमियल ना मॉड्यूल से सॉल्व करो। आज के लिए इतना ही। और ये जो पीडीएफ है और रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे चला जाएगा, ठीक है? और किसी Yes, को sir. कोई डाउट वगैरह? नो सर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, Thank you, sir. Same to you, sir. सर आपने रिकॉर्डिंग का क्या बोला? रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे चला जाएगा, ओके लेकिन आज नहीं जाएगा। समझ गए? हाँ, Yes. कल तक में जाएगा शायद। बाय बाय। Bye, sir. बाय सर।